1947 का साल था। इंडिया अपनी आजादी की तैयारी में लगा हुआ था। ब्रिटिश एम्पायर भारत को जल्द से जल्द छोड़ के जाना चाहते थे। जून में जब आजादी की तैयारी चल रही थी, तब एक दल ऐसा था जिसे धर्म के नाम पर देश का हिस्सा चाहिए था। वो दल पाकिस्तान बनाना चाहता था। इतने राजनीतिक तनाव को देख ब्रिटिश एम्पायर ने फैसला किया कि भारत का बंटवारा होगा और इस विभाजन की जिम्मेदारी दी गई सिरिल रेडक्लिफ को, एक ऐसे शख्स को जिसने जून 1947 से पहले कभी भारत की मिट्टी तक नहीं देखी थी। आज उस बंटवारे की रेखा को रेडक्लिफ लाइन या पंजाब बॉर्डर कहा जाता है। बंटवारा तो हो गया, मगर मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। यह सरहद सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, बल्कि बंटवारे के बाद भी एक जंग का मैदान बना रहा। जंग में गोलियां और बारूद चली, लेकिन जंग खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान ने नया रास्ता ढूंढ लिया। अब जंग सीमा पर नहीं, अंदर से लड़नी थी। मिलिटेंट्स के हाथों में स्मगल की गई AK-47 थी। भारत की कमजोरियां, बेरोजगारी, नशा और आतंकवाद हथियार बने और पाकिस्तान ने इन्हें हवा दी। 1980 तक पंजाब के सुनहरे खेत खून से सने हुए थे। इंदिरा गांधी की हत्या ने देश को झकझोर दिया, मगर जो आग उस दिन भड़की, उसकी चिंगारी तो पहले ही लग चुकी थी। जिस लाइन की वजह से देश का अनमोल हिस्सा घायल हो रहा था, एक स्पष्ट बॉर्डर में तब्दील करने का समय आ चुका था। यह है पंजाब बॉर्डर, दरभान खेड़ा से रूपनगर तक। मगर इस सीमा के बनने का इतिहास शायद ही किसी को पूरी तरह मालूम हो। पाकिस्तान इंडो पाक वॉर में मिली हार का बदला लेना चाहता था। जियाउल हक ने अलगाववादी नेताओं को आश्वासन दिया कि मिलिटेंट्स को पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट होगा। अकाली दल ने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के जरिए एक अलग पंजाब की मांग उठाई थी। और भिंडरानवाले सिर्फ एक चेहरा नहीं, बल्कि एक जुनून बन चुका था। 1983 आया और आग और भड़क उठी। 1983 में दिलवान बस नरसंहार हुआ। हिंदू यात्रियों को गोलियों से भून दिया गया। ट्रेनें खून से रंगीन हो गई। मिलिटेंट्स ने अकाल तख्त जैसे पवित्र स्थल को अपना मुख्यालय बना लिया और वहीं से मीडिया को इंटरव्यू देने लगे। 1984 के तपते जून में पानी सर के ऊपर जा चुका था और इंदिरा गांधी ने एक ऐसा कदम उठाया जो बारूद के ढेर में चिंगारी जैसा काम कर गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ। फौज गुरुद्वारे में गई। भिंडरानवाले की तलाश में गोलियां चली और भिंडरानवाले की मुलाकात मौत से करवा दी गई। 4 महीने बाद 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री की हत्या पर ऐसी पोलराइजिंग बयानबाजी हुई कि जनता आक्रोश में आ गई और मानो जैसे दिल्ली भी जलने लगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस आग पर अपनी रोटियां सेक रहा था। पंजाब में बारूद की बाढ़ आ गई। बंदूकें, ग्रेनेड, AK-47 सब स्मगल हो रहा था। एक जख्मी पंजाब को छिन्न भिन्न करने की साजिश अंधी आंधी की तरह रफ्तार पकड़ रही थी। इसे रोकने के लिए 1980 और 90 के दौरान एक नया मिशन शुरू किया गया, बॉर्डर फेंसिंग।
सरहदों पर एक नई दीवार उठाने का निर्णय लिया गया। पंजाब बॉर्डर को लकीरों से नहीं, लोहे से बांधने का काम शुरू हुआ। एक ऐसी सीमा जहां हर वक्त मौत मंडरा रही थी, गोलियां, मिलिटेंट्स और सिर्फ एक गलती की गुंजाइश। फिर भी किसी ने ये फेंसिंग बनाने की हिम्मत की। पर सवाल ये है, ये खतरनाक काम किसने किया? ये नियर अबाउट 97-98 के बीच की बात है, जब मेरी पोस्टिंग CPWD की ट्रांसफ़र पोस्टिंग मेरी अमृतसर में हुई थी। उसी दौरान बहुत ज़्यादा पंजाब में डिस्टर्बेंस थी और डेली लोग बाग बॉर्डर के पास आते थे, कुछ इंसिडेंट करके वापस चले जाते थे, कुछ गायब हो जाते थे। तो अनस्टेबिलिटी उस टाइम में डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में खासकर बनी हुई थी और ख़ासकर जो बॉर्डर एक एरिया था उसके ऊपर बनी हुई थी। उसमें हमारे BSF के जवान रात दिन ड्यूटी करते थे, बहुत मेहनत करते थे, तब भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो तब हमने हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ये इंटरनल तय किया भाई इस डिस्टर्बेंस को कैसे रोका जाए। मैं जगजीत सिंह सुहोल अमृतसर सेंट्रल डिवीजन में था पोस्टेड। तो उसके बाद एक दिन मेरे बॉस ने मैसेज दिया कि आपने BSF के साथ बॉर्डर पे जाना है देखने के लिए बॉर्डर। तो मैं गया था BSF के साथ वहीं पे। तो उस टाइम कुछ भी नहीं था बॉर्डर पे, क्योंकि अभी तक जितने बॉर्डर था, चाहे ईस्टर्न बॉर्डर है या हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है, दोनों बॉर्डर मैनुअली गार्ड होते थे। तो उसमें जो है काफ़ी दिक्कत आती थी और इन्फिल्ट्रेशन की भी प्रॉब्लम बहुत रहती थी। मतलब जो है इवन टेररिस्ट के अलावा स्मगलर्स का भी काफ़ी रहता था वहाँ से। एक्चुअली डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा थी। तो CPWD तो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम करती है, तो बाकी लोगों ने, बिकॉज हम लोगों को तो करना ही होता है, वी कैन नॉट रिफ्यूज़, बट गवर्नमेंट सबको इसलिए जल्दी चाहती थी, दैट्स वाई उन्होंने जो है बाकी डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया कि कुछ स्ट्रेच आप ले लीजिए ताकि जल्दी हो जाएगा, इसको ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं कर सकते। बट सब ने बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्टी सब ने रिफ्यूज़ कर दिया था। तो अल्टीमेटली फिर पूरा टेरेन को हमने ही टेकअप किया था। तो जो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इनको भी बुलाया गया, MBS वालों को बुलाया गया, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के थे, इनको बुला के सबको पूछा गया भाई बोलो कोई क्या काम कर सकता है। तो करीब करीब सभी लोगों ने मना कर दिया। केवल हमारा CPWD हमारे अफसर्स ने ये कहा भाई नहीं, ये काम हम कर देंगे क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे स्टाफ सारा बॉर्डर पर काम कर रहा है, तो हम ये कर देंगे, हमारे कोई डिफिकल्टी नहीं है। सरकार का तो बनता था CPWD को सपोर्ट करना, लेकिन विपक्ष, आज जब रूलिंग पार्टी के हर सही या गलत कदम पर सवाल उठते हैं, तो सोचिए तब जब ये सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, विपक्ष के नेता क्या कर रहे होंगे? क्या उन्होंने भी इसे एक पॉलिटिकल इश्यू बनने दिया था? क्या कोई ऐसा नहीं था जो पार्टी से ऊपर देश के बारे में सोचता हो? मेरी पोस्टिंग जब अमृतसर में था मैं, तो मुझे एक दिन पहले एक एडवांस में सूचना आई कि भाई कल सर्किट हाउस में मीटिंग होनी है और वहाँ होम मिनिस्ट्री के आदमी आएंगे और जो हमारा टारगेट होगा वो वहीं बताया जाएगा। तो उस दौरान में अगले नेक्स्ट डे हम सर्किट हाउस में गए, तो सुबह ही वहाँ पर सारा स्टाफ दिल्ली से गए, यानी अपने जैसे MP लोग भी थे, कुछ वहाँ के कुछ लोकल लीडर भी थे, साथ में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे और होम मिनिस्टर, इनके PS, ये भी सारे वहाँ पहुँचे हुए थे, क्योंकि मसला जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंस नेचर का था। सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब में शांति स्थापित करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने वहाँ तय किया उस मीटिंग में कि भाई ये काम किया जाएगा। तो जब हम बढ़ते होते रही डिस्कशन हुआ, तो वाजपेयी जी ने भी बल्कि हमें बड़ा आश्वासन दिया कि कोई हर तरीके से आप लोगों का सहयोग मिलेगा, हमारा भी, अपोजिशन का भी, सब लोगों का सहयोग आपको मिलेगा और जो हमें मिलता रहा। अटल बिहारी वाजपेयी देशभक्ति की ऐसी मिसाल थे जो पार्टी लाइन से ऊपर सिर्फ देश के हित को सोचते थे, और सर्किट हाउस का वो एक पल इस बात का सबसे बड़ा सबूत बन गया। भारत की ये समस्या थी कि न पहले कभी बॉर्डर पर फेंसिंग हुई थी, न कोई पक्का निशान था।
जो ये बता सके ये इंडिया है और ये पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर वो सिर्फ एक डिमार्केशन है यहाँ, और कुछ नहीं है कि ये डिफरेंशिएट नहीं करता कि ये इससे आगे पाकिस्तान या ये इंडिया, दोनों एक जैसी लैंड है दोनों ही तरफ। तो सबसे पहले रावी के दरिया के कंढे किनारे पे पोस्ट है शाहपुर अजनाला सेक्टर में, तो सबसे पहले मैं वहीं पे गया था उनके साथ, वहीं उसमें भी शुरू किया था देखना। तो शाम को इतना नहीं पता था कि किसके लिए देखना, कैसे देखना, तो फिजिबिलिटी देखने गए थे कि भी कैसा बॉर्डर है, उसमें फिजिबिलिटी कैसी है, कैसे करेंगे उसमें। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिला के ये इसका एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, इसका बॉर्डर फेंसिंग का। बीबी मक्कर जी जब वहां आए तो उनके लिए सिर्फ रहने की जगह थी, पर ऑफिस वो तो था ही नहीं। ये भी एक अजीब लेकिन कमाल की बात थी। इंजीनियर्स की एक पूरी फौज एक ऐसे ऑफिस से गाइड की जा रही थी जहां न कोई टेबल थी न कुर्सी, और फिर भी ये मिशन बिना रुके चल रहा था। मतलब हम लोगों का कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं था वहाँ पे। नॉर्मली तो हम जहाँ काम करते हैं हमारा एक रेगुलर सेटअप होता है, सो वी वर न्यू टू दैट टेरेन। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, तो वी वर डिपेंडेंट ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस, मतलब बॉर्डर फेंसिंग का जो इनके कैंपस थे बीएसएफ के। सो जैसे जब मैं गया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास एक छोटा सा सूटकेस था और कुछ नहीं लेके गया, कोई ऑफिस नहीं, कुछ नहीं। सो आई वेंट टू डीआईजी बीएसएफ कैंपस में कि मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। तो उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए, बोले ऑफिस स्पेस तो हम दे नहीं पाएंगे। मैंने कहा नहीं, अभी तो फ़िलहाल मुझे रहने के लिए दीजिए। तो उनका एक मैस होता है, मैस में उन्होंने शेयरिंग बेसिस पे मुझे एक छोटा कमरा दे दिया था। सो आई थिंक 15-20 दिन या 1 महीने तक मैंने जो है करीब उसी रूम से ही ऑफिस चलाया। मतलब देयर वाज ए कॉट एंड माय सूटकेस, तो 2 चीज़ों से ही मैं जो है पूरा ऑफिस सेटअप स्टार्ट किया था। फिर धीरे धीरे, तब तक मेरे पास स्टाफ भी नहीं था, फिर धीरे धीरे स्टाफ पोस्ट होना शुरू हुआ। हम लोगों ने नेक्स्ट डे सर्वे शुरू कर दिया और इस नतीजे पर पहुँचे कि भाई कोई हम डिफ़िकल्ट काम नहीं है, डिफ़िकल्टी ये है कि रास्ते में कुछ नहीं है। तो इमीडिएटली हम लोगों ने एग्री कर दिया नेक्स्ट डे बीएसएफ से, जो वहाँ के बॉर्डर के नक्शे थे बीएसएफ से, वो नक्शे भी ले लिए भाई कहाँ बॉर्डर है, कहाँ चौकी है, कहाँ उनके जो बॉर्डर वाले के पाकिस्तान की चौकी कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने नक्शा तैयार किया ताकि हमारे काम करने वाले स्टाफ को दिक्कत ना पैदा हो। तो वो नक्शा तैयार करके विद द हेल्प ऑफ दी लोकल बीएसएफ, वो नक्शा तैयार करने के बाद हम तैयार थे कि हम काम शुरू कर सकते हैं। कोई भी वर्क होता है शिप बिल्डिंग में, उसके लिए मोस्टली टेंडर किया जाता है। लोगों से ऑफर, टेंडर का मतलब ऑफर ली जाती है कि भाई ये काम किस रेट पर करोगे आप, तो उसमें जो लोवेस्ट होता है उसको दिया जाता है। इस केस में बॉर्डर फेंसिंग के ये हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पावर दे दी थी। इस केस में टेंडर कोई नहीं होगा, इमीडिएटली किसी भी कॉस्ट पे आपने काम शुरू करना है। हम जैसों को फील्ड स्टाफ को पूरी फुल पावर दे दी थी कि भाई जो आप करोगे जस्टिफाई कर दो, जो आपको ठीक लगे वो रेट हम अप्रूव कर देंगे। आपके सिर्फ अप्रूवल चाहिए, हमें आगे जिसकी भी पावर है हम अप्रूवल दे देंगे आपको, लेकिन टेंडर कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो हमने नेक्स्ट डे उनके जो मटेरियल लगता था, कंक्रीट, सीमेंट, लोहा और कॉयल वगैरह, तार, इन सब का हमने रेट हमें पहले ही पता थे। तो हम लोगों ने उनके रेट से वो उसकी पर किलोमीटर का रेट निकाला और ठेकेदारों को बताया कि भाई ये रेट आ रहा है, तो जो तुम्हारा प्रॉफिट है, जो रीजनल है, वो हम देंगे। तो वो हमने उनको जब एश्योरेंस दे दी, उनको तसल्ली होगी कंट्रैक्टर को कि भाई ये तो प्रॉमिस वाले आदमी हैं, ये तो झूठ बोलते ही नहीं, गलत बोलते ही नहीं। अब तक प्रॉमिस पूरे किए इन्होंने, वैसे भी ये देश की भलाई का काम है। तो वो एग्री हो गया कि जो आप दोगे हम ले लेंगे, और वो हमने किया भी है। उनको लॉस में नहीं जाने दिया। जो जस्टिफाइड रेट आते थे उनके हिसाब से हमने वो दी, उनको पास बिठा के जस्टिफिकेट बनाया, और वो जस्टिफिकेट रीजनेबल बनाया था, वो उनको दिया और वो खुश होकर उन्होंने काम किया। जब तक मेरा स्टाफ जनवरी तक काफ़ी आ गया था, तो उनको तो हमने बीओपी पे पोस्ट कर दिया था। बीओपी इज़ बॉर्डर आउटपोस्ट। तो वो क्योंकि वो बॉर्डर एरिया में ही उनका रहता है, बॉर्डर पे उनके बीओपी रहती है, उनमें उनको सबको स्टेशन कर दिया था अलग अलग बीओपीज़ पे, ताकि उनका जो ट्रैवलिंग है करीब 20-25 किलोमीटर हमारा जाना रहता था सिटी से बॉर्डर तक। तो फिर मैं ही सिटी में रहा, बिकॉज मुझे सारा ऑफिस संभालना था, या जो मेरे ऑफिस के क्लर्क थे। बाकी जो टेक्निकल स्टाफ था सबको बॉर्डर पे पोस्ट कर दिया, ताकि उनका रिस्क इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो जाए।
बॉर्डर में क्या था, 5 बजे कर्फ्यू लग जाता है तो आपका रिस्क खत्म हो जाता है, तो वो वहाँ पे दिन में वहाँ काम करते थे और रात को फिर वहीं रहते थे। मुझे सुबह जाना शाम को आना, गाँव के बीच में से होते हुए जाता था। सो दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। मतलब ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें चाहे काम सिर्फ कुछ महीने का हो, लेकिन जो भी इसमें था उसका तजुर्बा सालों के बराबर बढ़ रहा था। हर दिन नए चैलेंज, नए फैसले, और एक भी गलती की कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ती। काम शुरू होने वाला था। CPWD की हर जरूरत बिना किसी टेंडर के झंझट में फंसे तुरंत पूरी की जा रही थी। जैसे जब सर्वे के लिए गाड़ियां कम पड़ने लगीं, तुरंत ही सरकार ने CPWD का काम आसान किया। गवर्नमेंट ने इम्पोर्टेंस बताई तो हम लोगों ने रिक्वायरमेंट रखी, भाई हम पैदल कैसे चलेंगे, ये तो बॉर्डर, तो हम तो पूरी बॉर्डर घूमे हुए हैं, वहाँ तो जाना मुश्किल है, यहाँ से इतने किलोमीटर 32 किलोमीटर 30 किलोमीटर लग जाए तो हम कैसे जाएंगे, साधन है नहीं हमारे पास, एक ही जीप थी सिंपली, उससे हमारा काम नहीं चलने वाला। तो भारत सरकार ने डायरेक्ट ही महिंद्रा एंड महिंद्रा को ऑर्डर दे दिया था 4-5 जीप को उसी टाइम कि भाई ये जीप इस्तेमाल करो, स्टाफ को ले जाओ, जहाँ तक जीप जाते हैं वहाँ जाओ, बाकी पैदल करो, क्योंकि बॉर्डर जहाँ फेंसिंग करनी है वो तो पैदल रास्ता है, लेकिन उस पॉइंट तक जाने के लिए हमें जीपें चाहिए थी, वहाँ पर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की और अर्जेंट बेसिस पर की। कोई एडवांस बुकिंग की कुछ नहीं कहा, हमें जीपें हमारे अमृतसर पहुँच। फिर बारी आई सीमेंट भेजने की। हजारों किलो सीमेंट, इतना ज्यादा कि किसी आम इंसान ने एक साथ कभी देखा भी नहीं था। पर दिक्कत ये थी कि इसे लाने ले जाने का खर्चा ही आसमान छू रहा था। और यहाँ एक बार फिर बीबी मक्कर जी मैदान में उतर आए। जो मेजर वहाँ पे हमारे कंजम्पशन थी वो तो सीमेंट और स्टील ही था बेसिकली। स्टील में भी स्ट्रक्चरल स्टील मेन था और बार्ड वायर थी। बार्ड वायर तो बाद में लगनी थी, तो सबसे पहले सीमेंट और स्टील का था रिक्वायरमेंट। तो अभी आया था तो मेरे को चीफ इंजीनियर ने, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने कहा आप तुरंत जाइए, वहाँ पे मैसेज आ गया कि वहाँ पे सीमेंट आ रहा है आपके लिए। 36,000 बैग्स सीमेंट आना था। मतलब एक इतना सीमेंट तो हमने कभी सुना भी नहीं था। मतलब वो मेरे पूरे उसके लिए था, 29 किलोमीटर के लिए इकट्ठा क्वांटिटी उन्होंने प्रोक्योर का। वन फाइन मॉर्निंग सुबह पता लगता है कि सीमेंट रात में आ गया है, हमें मैसेज आता है। तो मैं लेके सुबह वहाँ पहुँचा तो देखा तो सिर पकड़ के वहीं बैठ गया। मतलब मैं, ये क्या हो रहा है, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक प्लेटफॉर्म पर सीमेंट ही सीमेंट दिख रहा है और कोई कुछ नहीं दिख रहा। मतलब सारा सीमेंट, 36,000 बोरी सीमेंट वहाँ पे, मतलब कुछ आया नहीं था, कुछ रह गया था। देख रहा हूँ कि वो गांव वाले पूरी भीड़ लगी हुई है उस सीमेंट के चारों तरफ। वो उनके ना ऐसे एक डोल टाइप होता था, दूध ले जाने का बर्तन वो होता था, और एक जैसे गेहूँ निकालते हैं ना सुआ मार के, तो वो हाथ में उनके वो थे। वो पूरा सीमेंट के बैग में डाल के अपने सारे भर रहे थे सब। उनका ये तो अगर ये शाम तक ऐसा रहा तो सारा सीमेंट तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, और मेरी तो नौकरी गई। वो तो मैं भागा वहाँ से वापस DIG के पास। मैं आया, उनका ऐसे ये सिचुएशन है वहाँ पे, और सुबह तक तो सारा सीमेंट बचेगा नहीं। तो बोले मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो? मैंने कहा मुझे कुछ गार्ड दीजिए, वहाँ डिप्लॉय करिए, इसको रोकिए, यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे। बोले नहीं, सिटी के अंदर तो हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो मैंने कहा देखो मेरी नौकरी जाएगी, हो सकता है मेरे साथ बहुतों की चली जाए, और तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं फिर वहाँ से उनका रूम छोड़ के मैं आ गया अपने रूम में, आके 10 मिनट लेट गया। तो 15-20 मिनट बाद नॉक होती है, एक गार्ड आता है कि साहब आपको बुला रहे हैं। फिर मैं जाता हूँ उनके पास, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा बताइए कितने गार्ड चाहिए, कहाँ देना है। तो फिर उन्होंने 7-8 गार्ड मेरे साथ भेजे। फिर मैं उनको लेके आया, उसको स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे उनको वहाँ पे डिप्लॉय कराया और सारा सीमेंट को रुकवाया। लेकिन सिर्फ एक लोहे की दीवार कैसे ये सब रोक सकती थी? 1 मीटर नीचे कंक्रीट में खंभे गाड़े, एंगल का जो साइज था MS एंगल वो थे हमारे 1 मीटर नीचे कंक्रीट में लगे थे और 2 मीटर ऊपर थे। 2 मीटर के बाद करीब 2-2.5 फुट के करीब वो 45 डिग्री एंगल पर मुड़े हुए थे। तो एक एंगल पाकिस्तान की तरफ था और 1 मीटर 2 मीटर छोड़ गया इंडिया की तरफ था। उनके बीच में 1 मीटर के गैप में एक सीधा बोर्ड लगा हुआ था जो पिक्चर में दिखाई दे सकता है। उन दोनों के बीच में मतलब 3 पोल हो गए पैरेलल। 3 पोल में जो बीच के पोल था वो डिवाइडर का काम करता था, थ्रू आउट लाइन में फेंसिंग नहीं था। तो इनके बीच में 2 कॉइल डली हुई थी।
यानी एक सेंटर से पाकिस्तान की तरफ कॉइल थी, एक सेंटर से इंडिया की तरफ कॉइल थी, 2 कॉइल थी। और वो कॉइल ऐसी हैं कि अगर उसमें कोई फंस जाए तो बच नहीं सकता, वो मतलब उसी में फंस जाएगा, आसान नहीं है वहाँ से। तो वो गेट भी थे, वो भी ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट उसके क्वालिटी लगाए थे, आसानी से तोड़ नहीं सकता था। स्ट्रगल करना पड़ा। उसमें सबसे जरूरी था कि जो उनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी वो फेंसिंग को क्रॉस ना करने की थी। फेंसिंग लग जाए, मान ली 5 फीट तक लग जाए तो आदमी क्रॉस कर जाए, उसके दोनों ऐसी फेंसिंग होनी चाहिए जिसको कोई क्रॉस ना कर पाए। वो इतने डिस्टेंस में होना चाहिए, वो डिस्टेंस भी मान लीजिए कि किसी को छलांग लगा के भी करना चाहता तो वो लगा ना सके उसमें। तो जो पाकिस्तान साइड था तो वो फेंसिंग का डिज़ाइन था एंटी क्लाइंब फेंसिंग। तो जो ऊपर से था 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, उसको कह लीजिए 45 डिग्री पे लैंड किया गया था उसका पोर्शन, ताकि वो उसके ऊपर कोई चढ़ ना सके। उसके बाद फिर सेंटर में एक लाइन थी जो एक मीटर के बाद थर्ड रो थी 1 मीटर। जो फेंसिंग थी वो 3 लेयर्स में थी, और तीनों लेयर्स में जो 2 बीच में बचे उसमें कंसर्टेना कॉइल डाली गई, ताकि कोई क्रॉस करने की कोशिश भी करे तो उसके वो भी निकल ना सके उसमें से। एक तो उसका हाइट की कोई उसको मतलब सबसे पहली चीज़ थी कि हाइट, उसको कोई क्रॉस करके जंप करके ना आ जाए। सेकंड था कि उसमें जो आपका जो हमारे 3 टियर फेंसिंग थी, एक सेंटर में थी, 2 मतलब 3 एंगल आयरन के 3 सपोज रोज थी, उनके बीच में उनके ऊपर बार्ड वायर लगा रखी थी। तो बार्ड वायर भी कटने के चांस रहते हैं, तो बीच में फिर एक कंसर्टीना कॉइल आती है, तो वेरी शार्प नाइफ एज की तरह उसमें एजेस होते हैं और वो पूरा राउंड शेप में होती है। तो आपने देखा होगा इवन दिल्ली में भी आपने जितने भी IP एरियाज़ हैं उनमें जो बाउंड्री वॉल पे लगी रहती है ऐसे वाई शेप का एंगल रहता है और उस पर सेंटर में कंसर्टीना कॉइल रहती है। तो हमारा जो 3 लाइन थी उनके बीच में 2-2 रिंग जो है कंसर्टीना कॉइल के डाले गए थे कि कोई जंप भी करता है तो ही विल फॉल ऑन द कंसर्टीना कॉइल। ठीक है, फिर शुरू में ये भी सोचा गया कि उसको थोड़ा सा चार्ज कर देते हैं ताकि जो है शॉक लगेगा, बट उसमें क्या था कि एनिमल के लिए तो प्रॉब्लम थी, तो एनिमल का शॉक लगने का डर था, तो फिर वो चार्ज वाला आइडिया ड्रॉप कर दिया था कि इसमें चार्ज नहीं देंगे। दिन रात एक करके काम हुआ। वर्कर्स कभी कभी घर तक नहीं जाते थे, उनके लिए वहां के बम प्रूफ बंकरों तक में रहने का इंतजाम किया गया। बंकर BOP के पास बंकर बने होते हैं। बंकर है अंडरग्राउंड, तो बाहर निकलने का रास्ता होता है। तो उन बंकर में अगर कोई भी, हमें ये भी बताया गया था, अगर किसी को भी इनकी जरूरत हो किसी टाइम भी, क्योंकि आदमी हमारे कुछ लोग बाग हमारे वर्कर कंट्रैक्टर कभी कभी लेट काम करने के बाद रात को रुकना भी पड़ जाता था, तो उन्होंने हम ये एक्सप्लेन किया था BOP वाले ने कि भाई आप बंकर हमारे बनाए हैं, वो सभी जगह बने हुए थे चौकों पर BOP पे, कि कभी इंसिडेंट ऐसी हो, बम्बारमेंट हो किसी वजह से इमरजेंसी में, तो बंकर में अंदर जा सकते हो। वहाँ वो बम प्रूफ है मतलब, तो वहाँ अंदर जाकर BSF वाले बैठ सकते थे, हम भी फैसिलिटी दे दी उन्होंने, भैया अगर किसी को जरूरत हुई अंदर जाकर बैठ सकते हो अगर कोई ऐसे इंसिडेंट हो, लेकिन ऐसी उस टाइम पर कभी हुई नहीं। बंकर अभी भी बने हैं और वो हमेशा रहते हैं। वेरी गुड डिवाइस, मतलब एक अंडरग्राउंड मकान कह सकते हो जो ऊपर से सेफ है मतलब, और दूर से दिखते नहीं। कहीं CPWD के अफसर फॉर्मेलिटीज में अटक न जाए, इससे पहले ही BSF ने एक ऐसा कदम उठाया जो BSF का CPWD पर पूरा भरोसा दिखाता था। जबकि बॉर्डर पर कोई आदमी आसानी से जा नहीं सकता, उन्होंने पास इशू करने को भी हमें ही अथॉरिटी दी, भाई जिसको भी आप लेबर को, जिसको भी आप पासेज दोगे आप वो जा सकता है काम के लिए। जून की ऐसी तपती धूप थी कि जमीन भी जैसे आग सी जल रही थी, और इसी झुलसा देने वाले मौसम में एक काम शुरू हुआ, बॉर्डर को सिक्योर करने का। न कोई सैटेलाइट तस्वीर, न कोई हाईटेक मैपिंग सिस्टम, तो फिर ये सब हो भी कैसे सकता था। एक जीरो लाइन होती है, जैसे सपोज दोनों कंट्रीज के बीच में एक जीरो लाइन होती है, तो वहाँ पे बॉर्डर पिलर पोस्ट BP बोलते हैं, बॉर्डर पोस्ट लगे होते हैं। ठीक है, उस पर एक तरफ लिखा होता है इंडिया, एक तरफ जैसे मैं वेस्टर्न बॉर्डर की कर रहा हूँ पंजाब की, तो दूसरी पाकिस्तान था, और उनकी चेनेज लिखी होती है, पोस्ट का नंबर लिखा होता है। सो एवरी 100 मीटर इस टाइप के पोस्ट रहते हैं, वो जीरो लाइन होती है।
उस जीरो लाइन से इंटरनेशनल लॉ में 150 मीटर ऑन आइदर साइड ऑफ जीरो लाइन वो नो मैंस लैंड होती है। वहाँ पे आप कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद फिर जो है आपका 150 मीटर के बाद आपका किसानों की ज़मीन आती है। बट पंजाब में कुछ कुछ किसान वहाँ तक खेती तो कर लेते थे, उनके खेत जीरो लाइन तक भी थे कुछ के। एक मेरे बहुत सीनियर असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर थे, मिस्टर सॉल, जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल था उसके साथ साथ चले हम देखने के लिए कि फिजिबिलिटी कैसी है। तो जो उसकी फर्स्ट एक दिन तो हमने 2.5 से 3 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर किया, गर्मी का मौसम था। तो आके फिर बताया कि इसमें ये वाला जो बॉर्डर ऐसे है। तो मैंने पूछा कि इसका अलाइनमेंट कैसे हो सकता है जहाँ पे फेंसिंग लगनी है। तो विद इन वीक एक प्रोजेक्ट शुरू करना था उन्होंने। तो होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर थे कि इसको जल्दी शुरू करिए। वो एक्चुअली वो फर्स्ट फेज था। जो फर्स्ट फेज था वो 1988 में शुरू हुआ था। तो पंजाब बॉर्डर को 8 जोन में बांटा था उन्होंने, 8 डिवीजन्स में। सो उसमें एक डिवीज़न का इंचार्ज मैं था। तो मेरा डिवीज़न जो था वो फिरोजपुर डिवीज़न था। द फर्स्ट वन आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम राजस्थान बॉर्डर। तो पहला जो था हमारा फाजिल्का डिवीज़न था, फर्स्ट डिवीज़न टचिंग राजस्थान बॉर्डर गंगानगर के पास। देन जलालाबाद था। देन थर्ड वाज हमारा फिरोजपुर था। देन भिकीविंड, देन तरन तारन, फिर अमृतसर में 2 डिवीज़न था 7। एंड देन लास्ट वाज टुवर्ड्स J&K बॉर्डर गुरदासपुर डिवीज़न था, 8th डिवीज़न जो है। So these were 8 divisions. राजस्थान बॉर्डर से J&K बॉर्डर टोटल फेंसिंग मतलब इन पंजाब ओनली, पंजाब बॉर्डर को 8 यूनिट में डिवाइड किया था। उसमें कुछ एरिया ऐसा था जहाँ फेंसिंग पॉसिबल नहीं थी, तो उसको बीच बीच में कुछ पॉकेट्स से उनको छोड़ा गया था। बाकी जो फेंसेबल एरिया था उसमें लोगों को काम कराना था। सो अराउंड मतलब एक डिवीज़न में 25 से 30 किलोमीटर था। तो मेरे डिवीज़न में 29 किलोमीटर का फेंसिंग करना था। सो अराउंड 200-250 किलोमीटर के आसपास फेंसिंग करना था। फर्स्ट फेज़ ट्रायल फेज़ था जो 88 में स्टार्ट हुआ था। उसमें मतलब कैसे फेंसिंग होनी है, क्या डिफ़िकल्टीज आएंगी, उनको स्टडी करने के लिए एक स्मॉल लेवल पे फेंसिंग करी गई थी मतलब। तो उसके बाद उसको फिर 2 साल स्टडी किया गया कि उसका मतलब क्या कहते हैं, उसका स्ट्रेंथ कितना आता है या क्या प्रॉब्लम्स आई उसके बाद, मतलब क्या इम्प्रूवमेंट का उसमें स्कोप है। तो उसके बाद फिर 90 में सेकंड फेज़ स्टार्ट किया गया। उसमें जो वहाँ से लेसन लर्न किए गए थे उसको इनकॉर्पोरेट करके फेंसिंग के डिज़ाइन को इम्प्रूव किया गया। और उसके बाद जो है पहले आई थिंक इट वाज सिंगल टियर फेंसिंग, अब फिर उसके बाद उसको 3 टियर फेंसिंग किया गया। इतना नाजुक काम, वो भी बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के। हर कदम पर सिर्फ प्लानिंग, हिम्मत और लगन का सहारा। मिशन की सीक्रेसी भी बनी रहे और डेडलाइन से पहले काम भी पूरा हो, ये नामुमकिन लगता था। लेकिन CPWD की टीम ने अपना लोहा साबित किया और एक मिसाल बन के उभरी। पर यह काम सिर्फ पैसों का नहीं था, ये एक ऐसी लड़ाई थी जो बिना बंदूक उठाए जीती गई। आसपास के गांव वालों ने बिना किसी स्वार्थ के अपनी जमीनें तक दे दी फेंसिंग के लिए, क्योंकि उन्हें भी इस काम की अहमियत पता थी, वो भी ऐसी सेंसिटिव सिचुएशन में। ना किसी विलेजर ने प्रोटेस्ट किया, ना किसी फार्मर ने प्रोटेस्ट किया। सभी ने वहीं पे जितने भी बॉर्डर पे यानी कि गांव थे सभी ने कोऑपरेट किया, जबकि वो लैंड उनका है जिसमें हम लगा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि ये मेरी लैंड पे लग नहीं सकता। उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया और साथ दिया, रहने के लिए जगह भी दी। अगर कोई मुश्किल आती है आप वहीं पे रहिए, आप कोई ऐसी बात नहीं, आप करिए इसको, पर इसको सील कर दीजिए बॉर्डर को, ताकि कोई आदमी दूसरी तरफ से आ ना सके। बॉर्डर के जो विलेज थे वो भी परेशान थे, क्योंकि जब वो रात को कोई क्रॉस करता था उनके आके पास रह रहा था, तो सुबह पुलिस तो परेशान करेगी, जब एजेंसी करेगी, वो खुद चाहते थे कि हो जाए। तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। कंडक्टर जब खेमगढ़ के 3rd फेज में फेंसिंग लग रही थी, तो हमारे चीफ इंजीनियर आए हुए थे फेंसिंग के इंस्पेक्शन करने हुए थे, तो मैं भी साथ में था, सभी स्टाफ थे, तो गाड़ियाँ आ रही थी। तो जो हमारा इसका जो कंडक्टर था वो भी काम कर रहा था खेमगढ़ में। तो जब वापस आ रहा था तो खेमगढ़ से जब अमृतसर के पास एक विलेज पड़ता है, उसके पास
मिलिटेंट वालों ने उसकी गाड़ी रोकने, और अकेला था, उसके पीछे भी गाड़ियां थी, लेकिन बाकी जो मैक्सिमम ऑफिशियल्स गाड़ियां निकल गई थी सारी। उसको उन्होंने, रात का टाइम था, कह लीजिए शाम 6 बजे के टाइम था, उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सभी को इंस्ट्रक्शन की कि कोई भी रोके तो आपने गाड़ी रोकनी नहीं है। द पर्सन वॉज ड्राइविंग दी सीट। तो उसने वो जब देखा कि आगे उन्होंने दिया हाथ, उसके हाथ गन थी, जो मिलिटेंट था, लेकिन ये जब चल चल रहे होते हैं पता नहीं चलता कि वो मिलिटेंट है कि जहाँ कोई फौज वाला है, जहाँ कोई कह लो पुलिस वाला है, जहाँ कोई पैरामिलिट्री फोर्स वाला है, तो नहीं चलता। जब पास में आए तो उन्होंने देखा कि ये इनका जो जो पहरावा ठीक नहीं है, तो उसने पहले गाड़ी खोली थी, फिर उसने तेज कर दी गाड़ी। जब गाड़ी तेज होगी तो उसने देखा कि ये निकल जाएंगे, फिर उसने फायर किया AK-47 से। इट इज द मैटर ऑफ चांस, एक ही गोली निकली उसमें से, वो गोली उसके भी मुंह में लग गई, पहले के जबाड़ा से निकल के तो आंख के पास से निकल गई, लेकिन वो गाड़ी सीधी चलती गई, गाड़ी रुकी नहीं, क्योंकि वो जब उसको गोली लगी तो गाड़ी के ऊपर जो है ना, उसका स्टेयरिंग उसके ऊपर गिर गया, तो उसका स्टेयरिंग पे पैर और तेज हो गया, गाड़ी निकल गई आगे। उसके आगे 200-250 मीटर के पास वो गाड़ी जाके इस साइड पे नीचे गिर गई। वहीं पे CRPF की पोस्ट थी, तो CRPF वाले पोस्ट वालों ने उसी टाइम उसको उठा के उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, तो वहीं पे उसका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन वो बच गया। इट इज़ द ग्रेस ऑफ कि गॉड के वो बच गया। तो क्योंकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत नहीं है बॉर्डर फेंसिंग में, लैंड रिक्वायरमेंट इज़ वेरी लेस एक्सेप्ट की, तो उन्होंने क्या करा था, उसमें बीच बीच में गेट दे दिए हैं। सो उनको खेती करने दी गई कि आपके खेत रहेंगे, आप जो है उनका पास बना दिया गया था सबका कि भाई आप बस 5 बजे तक बाहर आ जाइए, कर्फ्यू के टाइम आप अंदर नहीं जा सकते, 5 से लेके सुबह 5-6 बजे तक कर्फ्यू रहता है बॉर्डर पे। तो वो फिर खेती करते रहे, तो कोई ऐसा रेजिस्टेंस आया नहीं था पब्लिक की तरफ से, बिकॉज उनको कुछ जगह पे उनको पेमेंट भी दी गई थी, मतलब जो कंपनसेशन दे दिया गया था जहाँ ज़्यादा लैंड की अगर ज़रूरत थी, अदरवाइज कोई ऐसा मतलब उस फ्रंट पे प्रॉब्लम नहीं। एक विलेज गांव जो है वो हमारे बिल्कुल ही बॉर्डर के ऊपर टच कर रहा था, तो हम उन लोगों को जैसे ही हमने रिक्वेस्ट की, भाई हम यहाँ फेंसिंग करने वाले हैं, तो आप ऐसा क्या करोगे, आप तो आप इसको विलेज को क्या करोगे। कहते साहब हम बहुत खुश हैं, फेंसिंग कर दो, हमारे घर के किनारे से निकलेगी, हम थोड़े दिनों में टाइम लगेगा हम इसको अपने पीछे ले जाएंगे अपने कंट्री में। ये जो 2-4 मकान जो बहुत नज़दीक थे विलेज के, हम उनको पीछे हटा लेंगे। एक तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन उन्होंने मना बिल्कुल नहीं किया। और साइड पर कुछ एक्सीडेंट हुए, कुछ लोगों के काम करने वालों के एक्सीडेंट हुए, तो वो बॉर्डर और वही डॉक्टर जो थे वो हमारी मदद करते थे, वही पर टीका लगाना या कुछ करना, फीवर आकर लगाना, पट्टी वट्टी बांधना, चोट लगना। एक बार किसी आदमी को सांप ने भी काट लिया था, तो वो उसका भी सब ट्रीटमेंट बॉर्डर इन्होंने BSF वालों ने अपनी चौके पर बहुत एक्सटेंड की अपनी हेल्प, तो वे सारे वहाँ हेल्प करते। सोचिए, एक तरफ हमारे इंजीनियर्स, वर्कर्स और गांव वाले, और उन्हीं के इलाके में स्नाइपर राइफल्स और AK-47 जो इस प्रोजेक्ट के खिलाफ थे। फेंसिंग का काम किसी आम शांत इलाके में नहीं, बल्कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर हो रहा था। क्रॉस फायरिंग तो कॉमन होता था, मतलब कि हमें पता लगता था जहाँ जिस रास्ते से हम गुजरे हैं वहाँ पे 12 घंटे पहले वहाँ फायरिंग हुई है, या एक दिन पहले फायरिंग हुई है वहाँ पे। अगले दिन तक, क्योंकि तब उस टाइम कम्युनिकेशन इतना था नहीं, तो अगले दिन खबर पता चलती थी जब हम गुजर रहे होते थे कि कल तो यहाँ पे ये इंसिडेंस हुआ है। तो उससे और टेंशन बढ़ती थी, बट अब काम तो करना था, तो और कोई रास्ता नहीं था, देयर वाज नो चॉइस एट ऑल। मिलिटेंट्स के लिए फेंसिंग एक दीवार नहीं, उनके इरादों के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थी। अगर ये खड़ी हो गई तो आर्म स्मगलिंग और घुसपैठ बंद हो जाता। इसलिए उनका एक ही मकसद था, धमकाकर, डराकर किसी तरह इसे रोका जाए। सारे जवान ही नहीं, बल्कि आम गांव वाले भी इस खतरे में हर समय थे, लेकिन किसी ने डर के कदम पीछे नहीं किए। नहीं, 90 में हमारा सारे जॉब इट्स वाज फुल ऑफ चैलेंज। मतलब एक तो सबसे बड़ा तो हमारा जो सेफ्टी का ही कंसर्न था, क्योंकि टेररिस्ट का काफ़ी रोल वहाँ पे था, इन्फिल्ट्रेशन था वहाँ पे, और पंजाब जो है अभी पूरी तरह से निकल नहीं पाया था टेररिज्म से। सो इवन जब हम लोग जाते थे तो हमने देखा
ब्लैक एंड वाइट पोस्टर लगे होते थे हमारे अगेंस्ट की। उनको नहीं पता कि हम कौन है क्या हैं, बट उनको ये खबर थी कि यहाँ बॉर्डर पे फेंसिंग हो रही है। तो पोस्टर में लिखा रहता था जो तारबंदी का काम कर रहे हैं, तारबंदी बोला जाता था हिंदी में बॉर्डर फेंसिंग को, तो जो तारबंदी का काम कर रहे हैं वो अपने लिए खुद जिम्मेवार होंगे, तो इसलिए वो बेहतर है कि चले जाएं। मतलब तो थ्रेट रहती थी हम लोगों के लिए। बहुत टेंस था मौसम। सुबह जाते थे, सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 5 बजे, 7 बजे, जब भी इर्रेगुलर टाइम पे जाते थे, एक टाइम पे अलग अलग रूट से जाते थे। आपको किसी को ये न चले कि पर्टिकुलर रूट पे रोज ऐसे इतने बजे आते हैं, इस साइड पे जाते हैं, या रात को भी सुबह जब निकलते थे वापस, वो भी इर्रेगुलर टाइम्स पे और इर्रेगुलर रूट्स पे, ताकि किसी को ये कोई इसकी राखी न कर सके ये कितने बजे सुबह चलते, कितने बजे, ये इंस्ट्रक्शन थी सभी। ये सिर्फ एक बॉर्डर नहीं था, ये प्रतीक था उन किसानों के निस्वार्थ बलिदान और बीएसएफ की मदद का, वरना ये कभी नहीं हो पाता। सिर्फ सीमा सुरक्षित रखनी थी, ऐसा नहीं था। फेंसिंग का काम भी ऐसे होना था कि कोई भी जानकारी बाहर ना जाए। मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि एक खेमकर में था मैं, वहाँ पे एक विलेज है, उसको टीजे सिंह बोलते हैं, ठट्ठी जयमल सिंह। सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया था वो विलेज। उसके जो बॉर्डर था ना, उसके विदिन 500 मीटर था। उसमें उस गांव वालों में मैक्सिमम कोऑपरेट किया कि आप इसके आगे फेंसिंग कर दीजिए, जबकि उस टाइम उनकी फसल लगी हुई थी, कभी बिजी हुई थी, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं। उनको कंपनसेशन मिला बाद में, सभी लैंड वालों को कंपनसेशन तो मिला, लेकिन बहुत बाद में। लेकिन उस टाइम किसी ने नहीं बोला कि मेरी जब फसल खराब हो रही है या मेरी जमीन है मैं इसको नहीं दूंगा, मैं करने नहीं दूंगा। किसी ने कभी भी उंगली नहीं उठाई, कभी भी। जितनी कोऑपरेशन हो सके उन्होंने दी करवाने के लिए। तो कहते कि हम भी चाहते हैं हम पीसफुल लाइफ जिए, गाँव आ जाइए करते हैं। क्योंकि सुबह कभी भी आ जाते, पुलिस वाले सर्च करने आ जाते हैं, देखिए कि जो भी विलेज पास में होगा सबसे पहले वहीं पे शक होगा कि यहीं पे है। तो ऐसे था। विलेज मिला जो बॉर्डर के पास थे, उससे मैक्सिमम मिला। यही उसकी मैक्सिमम लेबर भी उनके हमारे साथ काम करती थी, जो उनके ले जाने वाले थे। उन्होंने काम वहीं पे एक्चुअली साइट पे जाके भी काम किया, उन्होंने हमें गाइड भी किया, क्योंकि वो फैमिलियर थे उस इलाके से जहाँ पे हम काम कर रहे थे। उसमें उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया उसमें। तो एक बार का इंसिडेंस है, मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था, तो सामने मेरी जीप जा रही थी हमसे आगे, करीब मुश्किल से 100 मीटर आगे होगी या 80 मीटर आगे होगी। तो उसमें देयर वर 2 पर्सन वर सिटिंग, एक ड्राइव कर रहा था और एक साथ में बैठा था। और उस टाइम सुबह का टाइम था, आई थिंक 7-8 बजे का टाइम होगा। तो उसने बड़ा सा कंबल ले रखा था अपने ऊपर। सो वहाँ पे जो है, तो मेरे ड्राइवर ने कहा साहब थोड़ा लग रहा है कि ये टेररिस्ट ना हो। मैंने कहा नहीं, एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, तुम धीरे चलो। वो धीरे करने तो आप भी धीरे रहो, ठीक है। तो हम लोग जा रहे थे, तो रास्ते में शायद किसी ने उन्होंने कुछ बात करी या कुछ ने, और किसी ने रोकने की कोशिश करी उसको, तो उसने ऐसे जरा सा कंबल हटाया। तो मैं बिल्कुल पीछे था, तो यहाँ पे उसको बहुत बड़ी गन थी उसके पास। उसने ऐसे कंबल हटा के जरा सा उसका ऊपर का मुँह दिखाया, तो उसने कहा जाओ जाओ। उसने फिर ऐसे कंबल से ढका और निकल गया। तो मैंने ड्राइवर को कहा, मैंने कहा आप तो दिख गया हमें, मतलब पीछे से बिल्कुल साफ दिख रहा था उसका जो उसकी बंदूक की नली थी। तो हमने कहा कि ठीक है, आप धीरे रखो इसको, और धीरे रखो, उनको दूर निकल जाने दो। तो जब वो करीब 400-500 मीटर चले गए, तब मैंने कहा कि नाउ यू प्रोसीड। तो बाकी तो हमें इतना खतरा नहीं रहता था। जब गांव से निकलते थे तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी मेजर तो था नहीं, तो सब लोग बाहर ही होते थे, मतलब कोई बाहर आ रहा है, कोई देख रहा है, अब पता नहीं होता था उनमें कौन क्या है। तो रिस्क तो था, तो दिमाग में टेंशन तो थी। जब उस रास्ते से गुजरते थे तो मतलब हार्ट बीट बड़ी होती थी हम लोगों की। तो इसलिए सबको तो पोस्ट कर दिया था, मैं और ड्राइवर ही होते थे बस जो हम लोग जाते थे। इतना तक कि ड्राइवर से भी एक्स्ट्रा बात नहीं की जा सकती थी, क्योंकि डर था कहीं कोई जानकारी मिलिटेंट्स तक ना पहुंच जाए, वरना काम और मुश्किल हो जाता। एंड थ्रेट की वजह से कुछ हमने प्रिकॉशंस भी लेनी शुरू करी, कि जैसे गाड़ी पे हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखवाया, जो मेरे जितने भी विंडोज़ थी उनको ब्लैक कर लिया सारा। ड्राइवर को कभी नहीं बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, उसको बस 5 मिनट पहले बोलना गाड़ी लगा ले। पूछता भी था कहाँ जा रहे हैं, तो वो बाद में बताते हैं। तो फिर जब गाड़ी में बैठते थे तभी पोजीशन बदल के बैठना, कभी एकदम फ्रंट सीट पे, कभी लेफ्ट में, सेंटर वाली में, राइट में, जिप्सी होती थी हमारे पास तब, या कभी बिल्कुल ही पीछे एकदम जो लगेज की सीट होती है वहाँ पे बैठ जाते थे।
ताकि किसी को पता ना रहे कि हम कहाँ बैठे हैं। सो इस तरीके से अपना कुछ सेफ्टी मेजर्स लेके हम लोग चलते रहे। जब हम ये हमारी जीपों पर इन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वालों ने एक और सेफ्टी दी थी, इन्होंने अपने बॉडीगार्ड हमें दे दिए थे, गन विद फुल यानी एम्बुलेशन के साथ। तो उससे और हमारी तसल्ली हो गई थी, हर एक जीप में दे दिए थे इन्होंने। तो उससे हमें कहीं दिक्कत नहीं होती, बॉर्डर पर जाने में दिक्कत नहीं होती थी, सिटी में जाने में दिक्कत नहीं होती थी, हम फ्रीली मूव करते थे। तो सब चीज़ें मतलब डिफ़िकल्टी ऐसे रिमूव हुई कि जो हम सोच में नहीं सकते थे, इतनी इजीली जो है हमारी समस्याएं खत्म हो गई थी वहाँ। मगर बीएसएफ ने भी इनकी कोशिशें नाकाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और फिर जो सीपीडब्ल्यूडी वाले एक बार अपनी जगह काम पे लगे तो उन्होंने खत्म होने पर ही सांस ली। इतने कमाल का प्लान, और हैरानी की बात है कि पूरा बॉर्डर सिर्फ 1700 रुपए प्रति मीटर के खर्च पर पूरा फेंस कर दिया गया। मगर इस कहानी में शायद ही कोई ऐसा मोड़ रहा हो जहां रुकावटें ना मिली हों। 1988 में पंजाब पर आई थी एक प्रलय। सीपीडब्ल्यूडी अपना फेज 1 पूरा कर चुकी थी, फेंसिंग लग गई थी, सबको संतोष हो गया था कि अब ये काम हो गया। लेकिन फिर एक ऐसा तूफानी बादल आया जो अपने साथ तबाही की बारिश लेकर आया। एक ही झटके में वो बारिश सब कुछ अपने साथ बहा ले गई। रेनी सीजन आया जब कंप्लीट हो गया फेंसिंग, जब उसी दौरान में रेनी सीजन आ गया। रेनी सीजन के कारण वहाँ फ्लड आ गई। फ्लड से होने से बैक साइड से, क्योंकि जो हमारे ये बॉर्डर थी हमारे कंट्री के या अमृतसर के पश्चिम साइड में टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो फ्लड जो बहाव था वो रिवर भी उधर, ये ब्यास रिवर, तो उसका जो स्लोप था टेक्निकली फ्लड का वो रिवर की तरफ था और उसी बीच में हमारी फेंसिंग लगी थी। तो इसका मतलब वो जो फ्लड का मलबा आया, फ्लड के साथ पेड़ पौधे और बहुत बड़े बड़े सामान, प्लास्टिक के बड़े बड़े चीज़ें, खंबे, यानी बिजली के खंबे तक बहका है, बहुत हैवी सामान तक बहका। वो सारे इसमें बॉर्डर फेंसिंग में जैसे लगे तो वो वाल तैयार हो गई। वाल तैयार होने की वजह से जब पीछे से फ्लड आई वो उसको गिरा दिया। उसमें मतलब किसी का फॉल्ट नहीं था। तो लेकिन जैसे ही वो फ्लड का सीजन ख़त्म हुआ उसको दोबारा हमने इरेक्ट कराया, फेंसिंग को मलबा हटवाया और उन्हीं लोगों से उसको रिकास्ट करके रीपेमेंट के लिए उसको हमने बॉर्डर फेंसिंग को फिर तैयार करके खड़ी करके दी। जैसे ही बाढ़ में फेंसिंग धराशायी हुई, मीडिया ने इसे तुरंत एक बड़ा मुद्दा बना दिया। सवालों की बौछार होने लगी। कहीं ये प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों तक सीमित तो नहीं था? क्या ये भी एक और सरकारी मिसमैनेजमेंट और करप्शन का मिसाल बन चुका था? मीडिया में जब बॉर्डर फेंसिंग गिर गई तो मीडिया ने इसको केस को बड़ा उछाला। उन्होंने कहा ये क्वालिटी ख़राब है और ये खंबे प्रॉपर गाड़े नहीं गए, सीमेंट नहीं डाला गया, इस तरह करके जल्दी गिर गई। लेकिन ऐसा नहीं था। उसके लिए हमारी टीम वगैरह क्वालिटी कंट्रोल पूरा चेक किया गया था और पूरे जो हमारे डिज़ाइन सब सेफ़ हो सकते थे वो सेफ्टी बरती गई थी। लेकिन वो इन्होंने गलत चीज़ें दी, वो चेक हुई और ठीक पाया गया। क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्रेशर था फ्लड का, वो तो गिरने थे, वो तो बड़ी बड़ी दीवारें गिर जाती हैं, तो इसलिए उसमें कोई फल नहीं था। लेकिन मीडिया ने इस केस को उछालने की बड़ी कोशिश की कि भाई ये क्वालिटी ठीक नहीं हुई जल्दबाजी में। ऐसा नहीं था, क्वालिटी एकदम A1 थी। इस सब में सबसे दुखद बात ये थी कि जिन जवानों और इंजीनियर्स ने अपनी जान जोखिम में डाल के इस नामुमकिन काम को अंजाम दिया, एक आपदा आई और उनकी सच्ची मेहनत पर सवाल उठने लगे। देखिए मैम, जो भी काम होते हैं ना, जो भी क्या लगता है अच्छा काम होता है ना, उसका अपोजिट जरूर होता है। आप अच्छा करेंगे उसका ऑपोजिशन जरूर होगा, आप गलत करेंगे उसका ऑपोजिशन जरूर होगा। आप जितना भी मर्जी कह लीजिए, द पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द चेयर ही इज ऑलवेज रॉन्ग, व्हाट आई फील। क्योंकि हर किसी का ना कि आप एक आदमी कह लो कि पर्सन है, आपने आपके सामने मान लीजिए जैसे आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरे सामने मान लो कि मैं अकेला हूँ इंटरव्यू देने के, सामने मेरे 50 आदमी बैठे हैं, वो सबका अलग अलग क्वेश्चन होगा, इसको सेटिस्फाइड करना इट इज नॉट पॉसिबल कि जो मैं जवाब दूंगा उसकी भी मर्जी को अनुसार जवाब दूंगा।
तो ये थोड़ा सा उसमें हो जाता, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, होता है जी। उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ, इन नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे होता है। हकीकत ये थी कि ये सिर्फ एक झटका था, एक रुकावट, एक नया चैलेंज। और हर नए चैलेंज की तरह भारत के CPWD वालों ने इसे भी एक नए अवसर की तरह देखा। आज जो सीमा सुरक्षित है, जो आम स्मगलिंग पर लगाम लगी है, जो घुसपैठ पर रोक लगी है, जो दूसरे देशों को चेतावनी देकर बताती है कि हमारा हिस्सा ये है, उसका एक बड़ा कारण वही डूबती फेंसिंग थी, जो डूबने के बाद और भी मजबूत बन के उभरी। यही पैटर्न जो है, यही पैटर्न पहले फर्स्ट फेज में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद यही पैटर्न लोगों ने बाद में बहुत सोच विचार किया, मीटिंग में बैठी कि भाई ये पैटर्न तो फ्लड में गिर गया था, वो गलत था, बिल्कुल उसको टेस्ट किया है, वो सही था। और यही सेम पैटर्न थ्रू आउट इंडिया, मतलब जहाँ भी अब फेंसिंग हो रही है, यही पैटर्न अडॉप्ट किया जा रहा है। इतना बड़ा काम, इतनी मुश्किलें और हर कदम पर जान का खतरा, फिर भी ये काम पूरा हुआ। लेकिन जो लोग इसके पीछे थे, जिन लोगों ने अपनी जान दांव पर लगाई, क्या उन्हें उनका सम्मान मिला जो वो डिजर्व करते हैं? आइए चलते हैं उस समय में जब यह वादा किया गया था। उसी दौरान डिपार्टमेंट में सबने कहा था, डिपार्टमेंट के लोगों ने भी कहा, मिनिस्टरों ने भी उनको सबको बोला कि भाई जो जो स्टाफ यहाँ काम करेगा उसको एक मेमोरियल टाइप का डिस्टिंग्विश लेटर दिया जाएगा ऑनरेबल, और उसमें आपके विज्ञान भवन में उनको ऑनर किया जाएगा। जो बाद में जो है सब भूल गए थे, काम खत्म हो गया था। हो सकता है वो कोई रीज़न रहा हो, ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये एक चीज़ पेंडिंग रही, बाकी सब काम ठीक हुआ। आज आपने इतने सालों के बाद पूछा कि आपने काम कर, ये फेंसिंग का काम करवाया, अब मैं फील ऑनर कि वाकई मैंने इतना काम करवा के आया हूँ, वाकई मैंने ही करवाया। उस टाइम नहीं महसूस होता था। अब जब जैसे आपने इसको इम्पोर्टेंस दिया कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट करवाया आपने, कैसे फील करते थे, अब पता लगता है हाँ वाकई इतना बड़ा प्रोजेक्ट करवा के आऊँगा। तो आई फील इट ऑनर कि मेरे को इट्स द ग्रेस ऑफ गॉड के उसने टाइम दिया। लेकिन वो जब टाइम था, टेंस था, इतना सोचने का टाइम नहीं मिलता था कि क्या है। तो उस टाइम तो हम लोग बहुत टेरराइज थे, बहुत टेंशन में थे, मतलब टेंशन वाज एट पीक। रात को नींद नहीं आती थी, मतलब थकान की वजह से आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज मतलब हम लोगों को पता ही नहीं लगता था कि बच के जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये सब था। अब एडवेंचर लगता है और ऐसा लगता है कि उस एक साल में, इवन इट वाज लेस देन अ ईयर, हमने 10 साल का एक्सपीरियंस गेन किया। एडमिनिस्ट्रेशन का, मटेरियल मैनेजमेंट, पर्सन मैनेजमेंट, सब चीज़ों का जो है। छोटा सा सूटकेस था और कुछ पैसा नहीं था हमारे पास, सिर्फ 5000 का टेम्परेरी एडवांस मेरे को दिल्ली से दिया गया था, उससे मेरे को सारा मैनेज करना था। सो इट वाज ए न्यू थिंग फॉर मी, मतलब जो है कि कैसे क्राइसिस में आप चीज़ों को मैनेज करते हो, दैट वाज एक ऐसा काम जो देश की सुरक्षा की नींव बन गया, जो हर दिन हमें महफूज रखता है, और जिन लोगों ने इसे अपनी जान दांव पर लगाकर अंजाम दिया, उनका नाम तक कोई नहीं जानता। न उनके लिए कोई सम्मान समारोह हुआ, न उनकी कहानी किसी किताब में लिखी गई। आज तक हमें बस ये बताया गया कि बॉर्डर है, फेंसिंग है, सुरक्षा है, लेकिन कभी ये नहीं बताया गया कि ये सब किसी एक झटके में नहीं हो गया था। इसके पीछे वो CPWD के अनसुने नायक थे, जिन्होंने बिना किसी लाइमलाइट के एक नामुमकिन मिशन को पूरा कर दिया। क्यों आज उनका जिक्र तक नहीं होता? उनका सम्मान अब तक अधूरा है, और शायद उनका नाम इतिहास की किताबों में ना हो। पर आज अगर ये कहानी आप तक पहुंच रही है तो एक बार सोचिए, क्यों ये कभी बताया नहीं गया? भारत एक घायल देश था, जिसने कई जख्म झेलने के बाद उस पर पट्टी करना शुरू किया। उन जख्मों में से एक जख्म पंजाब का था,
लेकिन जो दूसरा जख्म था वो इससे भी गहरा था। उसे पाकिस्तान जैसे कमजोर आतंकवादी दुश्मन ने नहीं, बल्कि धीरे धीरे घेर कर थकान और डराव पैदा करके उसे कब्जे में लेने वाला था चीन। 1962 के युद्ध का एक ऐसा हिस्सा जहां भारत के वीरों ने वो कर दिखाया जो सुनने में आज भी असंभव लगता है। एक ऐसी ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी मुश्किल था, जिसमें बिना खाना पीना और कम्युनिकेशन के भारत के 120 जवानों ने सामने खड़े चीन के हजारों सैनिकों को आखिरी सांस तक लड़कर खदेड़ दिया। बैटल ऑफ रेजांगला, एक नाम जो भारत के हर सिपाही के दिल में आज भी एक मिसाल की तरह धड़कता है। लेकिन क्या था ये युद्ध? ये जंग कैसे लड़ी गई और कैसे सिर्फ 120 जवानों ने दुश्मन के हजारों सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? पूरी कहानी के लिए हमारे सफर में हमें सब्सक्राइब और लाइक करके हमसे जुड़े रहिए। हम अपनी बॉर्डर की धुंधली पड़ती अनकही कहानियों को सामने ला रहे हैं। तो अगर ये सफर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, जुड़े रहिए। हमारे बॉर्डर की सुरक्षा की कहानी अभी बाकी है।